नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल, स्वागत, अभिनंदन एक बार फिर से आपका अभिनव कैरियर एकेडमी के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे। रीट की क्लासें चल रही थी और रीट की क्लासों के अंदर हमने सेकंड लेवल एसएसटी के अंदर जो आपका पहला बिंदु है आपके सिलेबस का, उसका सिंधु घाटी सभ्यता, और उसके ऊपर हमने एक क्लास आयोजित की थी। आज आपके बीच में उस सिंधु घाटी सभ्यता का अंतिम और आखिरी पार्ट लेके, जो आपके एग्जाम के अंदर यहाँ से आपको, मेरे को ये लगता है कि एक क्वेश्चन यहाँ से आना संभवतः जरूर आना चाहिए। तो उस क्लास को कंटिन्यू करते हुए अपने सिंधु घाटी सभ्यता का सेकंड पार्ट आपके बीच में लेके उपस्थित हूँ। चलते हैं अपनी क्लास की तरफ। हमने पढ़ा था सिंधु घाटी सभ्यता के विभिन्न स्थलों के बारे में पढ़ लिया था, चाहे वो लोथल हो, चाहे मोहनजोदड़ो, चाहे पहला खोजा गया सभ्यता स्थल हड़प्पा हो। यानी कि सभ्यता स्थल और उनसे मिली जानकारी या उनसे मिले उत्खनन के दौरान जो भी चीजें मिली है उन सब के बारे में हमने पढ़ा था। और एक चीज हमने पढ़ी थी कि वो जो सभ्यता स्थल है वो किन नदियों के किनारे पे और कहाँ उनकी अवस्थिति है, उनके बारे में हमने चर्चा कर ली थी। आज की जो क्लास है वो विशेषताओं को लेके है कि सिंधु घाटी सभ्यता की क्या विशेषताएं रहने वाली है। तो उसमें सबसे पहली विशेषता यह है कि सिंधु घाटी सभ्यता और उसका पहला है नगर नियोजन। यानी कि नगर नियोजन है वो किस प्रकार से उसकी व्यवस्था के अंदर शामिल था। दिया गया है कि हड़प्पा सभ्यता की सबसे प्रभावशाली विशेषता क्या थी, वो थी उसकी नगर नियोजन व्यवस्था और साथ ही साथ जो ड्रेनेज सिस्टम था, यानी कि जल निकासी की प्रणाली, जो केवल कालीबंगा और एक दो जगह ऐसी है जहां से देखने को नहीं मिलती, बाकी सभी जगह जो जल निकासी की व्यवस्था थी, जल निकासी जो नालियों के द्वारा किया जाता था, उसकी कैसी व्यवस्था देखने को मिलती है, सुदृढ़ व्यवस्था देखने को मिलती है। जल निकासी की व्यवस्था सुदृढ़ और शानदार तरीके से की गई थी। और हड़प्पा सभ्यता प्रथम नगरीकरण का प्रतिनिधित्व करती है। हमने पढ़ा था ये एक नगरीय सभ्यता थी, इसकी पहली विशेषता, और दूसरी कांस्य युगीन सभ्यता। अब चलते हैं इसकी सड़क के बारे में क्या क्या जानकारी है। सड़क आप लोगों को मैंने बताया था ग्रिड पद्धति के ऊपर सड़कें बनी हुई थी। ग्रिड पद्धति का मतलब होता है समकोण पर काटती सड़कें। समकोण पर काटती सड़कें। दिया गया है कि नगर नियोजन जाल पद्धति या ग्रिड पैटर्न पर चेस बोर्ड, जैसे आप लोग चेस के अंदर बोर्ड लगा होता है उसके ऊपर ही उसी प्रकार पर आधारित था। सड़कें व गलियां योजनाबद्ध तरीके से निर्मित की गई थी और सड़कें उत्तर से दक्षिण की तरफ जाती थी तथा मुख्य सड़कें और जो बाकी सड़कें थी वो एक दूसरे को समकोण के ऊपर काटती थी। ये हमने पढ़ लिया था। सड़कें कच्ची मिट्टी की बनी होती थी। केवल और केवल कालीबंगा के अंदर जो सड़क है उसमें देखने को मिलता है कि वहां की जो सड़क है वो किससे निर्मित थी। कालीबंगा की जो सड़कें हैं वो पक्की ईंटों से बनी थी। बाकी कालीबंगा की सड़कें पक्की ईंटों से निर्मित थी। एक ये जानकारी याद रखनी है। बाकी सभी जगह कच्ची ईंटों की सड़कें थी। कालीबंगा से सड़कें पक्की ईंटों की थी, लेकिन जो उनके घर बने हुए थे वो कच्ची ईंटों से बने हुए थे, इसलिए उनको दीनहीन की बस्ती भी कहा गया है। प्रमुख सड़क को प्रथम सड़क कहा गया। नगर में प्रवेश पूर्वी सड़क से होता था, जहां यह प्रथम सड़क से मिलती थी, जिसे ऑक्सफोर्ड सर्कस कहा गया है। ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है। सड़कें मिट्टी की बनी होती थी और मोहनजोदड़ो की सबसे चौड़ी सड़क है वो 10 मीटर से अधिक चौड़ी थी। ये थोड़ा सा फैक्चुअल चीज है जो आप याद कर सकते हैं। सड़क के बारे में इतनी जानकारी है। एक तो मेन ये कि आप लोगों को ये याद रखना है कि ग्रिड पैटर्न पे बनी हुई थी और मुख्य सड़क थी वो उत्तर से दक्षिण की तरफ जाती थी। ऑक्सफोर्ड सर्कस कहा गया है, जहां ये जो मुख्य सड़क है उससे जो प्रथम सड़क है वहां उससे मिलती थी।
और अब है नगर विन्यास, कि नगर का जो सिस्टम था वो किस आधार पे किया गया था। तो नगर है वो दो भागों में बंटा हुआ था, एक तो था नगर टीला या जिसको कहते हैं ये पूर्वी टीला, ठीक है ना, और एक था पश्चिमी टीला जिसको कहा गया है दुर्ग टीला। एक जगह और है जहां से 3 टीलों के अवशेष भी मिले हैं, वो भी आपको याद रखना है, कल वाली क्लास में हमने पढ़ा था। तो पहली विशेषता यह कि पश्चिमी टीला था, इस किले को दुर्ग टीला कहा गया है, और किला कैसा था, आयताकार क्षेत्र का होता था, ठीक है। पूर्वी टीला था, इसे निचला नगर या सामान्य जनता का आवास कहा जाता था। यहाँ पर एक आप लोग ये याद रख लो, यहाँ पे पुरोहित या शासक वर्ग रहता था, पुरोहित या शासक वर्ग, और यहाँ पे सामान्य जनता रहती थी। प्राप्त नगरों के अवशेष में पूर्व में तथा पश्चिम दिशा में 2 टीले थे। पूर्वी टीले पर आवास क्षेत्र के साक्ष्य मिलते हैं तथा पश्चिमी क्षेत्र पर दुर्ग के साक्ष्य मिलते हैं। लोथल से और सुरकोटड़ा के दुर्ग और नगर एक ही प्राचीर से घिरे हुए हैं। हड़प्पा कालीन नगरों के चारों ओर प्राचीर बनाने का उद्देश्य था कि जो लुटेरे हैं उनसे उनकी रक्षा की जा सके, शत्रुओं से आक्रमण की रक्षा करना यह उद्देश्य नहीं था। मुख्य उद्देश्य था जो लुटेरे और पशु चोर हैं उन लोगों से रक्षा करनी है, तो इसके लिए वो दीवार बनाकर प्राचीर के माध्यम से उसकी रक्षा करने का काम करते थे। के बाद में दिया गया है नालियों के बारे में, कि नालियां किस प्रकार से बनी हुई थी। नालियों के बारे में विशेष यूनिक व्यवस्था थी वहां पे। तो सिंधु घाटी सभ्यता की अद्वितीय विशेषता थी जो अन्य समकालीन सभ्यता में कहीं देखने को नहीं मिलती। समकालीन जो सभ्यता थी वो थी मेसोपोटामिया की सभ्यता, जहां से बेलनाकार मोहर भी मिलती है, मिस्र की सभ्यता और चीन की सभ्यता, ये 3 थी। और चौथी थी जिसके अंदर नगर नियोजन की सबसे बेहतरीन व्यवस्था देखने को मिलती है, जो सबसे उन्नत देखने को मिलती है, वो मिलती है हमें सिंधु घाटी सभ्यता से। नालियां ईंटों तथा पत्थर से ढकी होती थी, परंतु कभी कभी वो चूने और जिप्सम के प्रयोग के द्वारा भी उनको ढक दिया जाता था। घरों से जल निकासी हेतु मोरियों के द्वारा, यानी कि एक पाइपलाइन की टाइप बना के और मुख्य नालियों में वो गिरती थी। जैसे हमारे आप आज भी परिवारों के अंदर देखने को मिलता है कि छत से जो जल निकासी होती है, वैसे ही उनके घरों के अंदर से ऐसे घरोंदे से बना के, क्योंकि कच्चे थे, उनके अंदर से उनको मोरियों के माध्यम से पानी बाहर जाता था और बाहर एक मुख्य नली बनी हुई थी और उससे जाके और वो जल बाहर निकल जाता था। उसकी निकासी अच्छे बेहतरीन तरीके से होती थी। अब बात करें वहां के भवन निर्माण की। हड़प्पा कालीन नगरों के भवन साधारणतः छोटे छोटे आवासीय भवन होते थे और इनमें 4-5 कमरे होते थे, ये याद रखना थोड़ा। और कुछ विशाल 2 मंजिला भवनों का भी निर्माण हुआ है, ऐसी जानकारी मिली है। प्रत्येक मकान में रसोई घर होता था और एक स्नानागार होता था, ठीक है। और कुएं भी मिले हैं कालीबंगा से, प्रत्येक घर के अंदर एक एक कुआं मिला है, ये भी याद रखना है। घरों के दरवाजे मुख्य सड़क की ओर नहीं खुलते थे, बल्कि जो पीछे जो गली खुलती थी उसकी तरफ खुलते थे। लेकिन लोथल है उसकी हमें जानकारी मिलती है कि उसके दरवाजे मुख्य सड़क की तरफ भी खुलते थे। ये थोड़ी जानकारी रखनी है, इसके बारे में हमने पिछली क्लास में चर्चा कर ली थी। जो अलग विशेषताएं हैं उनके बारे में चर्चा हो चुकी है, बाकी यहाँ आपको अपने कंटिन्यू करना है। हड़प्पा सभ्यता के नगरों में कुछ सार्वजनिक भवनों के भवन भी होते थे, जैसे स्नानागार जो हमने पढ़ा था। मोहनजोदड़ो का जो स्नानागार है वो धार्मिक आयोजन के लिए काम में लिया जाता था। स्नानागार जो 6 अलग अलग पंक्तियों में मिले हैं उनके बारे में चर्चा हुई थी हमारी। ईंटों के बारे में चर्चा करें तो ईंटें हड़प्पा सभ्यता के भवन और नालिया निर्माण के अंदर काम में आती थी। और हालांकि कालीबंगा एवं रंगपुर में कच्ची ईंटों का प्रयोग हुआ है मकान बनाने में, और ईंट का जो अनुपात था वो 4:2:1 देखने को मिलता है। ईंट का आकार 10.25 इंटू 5 इंटू 2.25 था। इतना डिटेल से नहीं पूछा जाता, लेकिन बताना जरूरी। प्रयोग नालियों को ढकने हेतु किया जाता था। और हड़प्पा सभ्यता की सबसे बड़ी ईंट मोहनजोदड़ो से, थोड़ा याद करना। देखो आपके रीड के अंदर यहाँ से क्वेश्चन जो देखने को मिलेगा वो एक तो आप लोगों को इतना डीपली नहीं पढ़ना है, इसको ऊपर ऊपर से क्वेश्चन पढ़ना है, क्योंकि पात्रता परीक्षा है वो आरबीएससी बोर्ड या जिसको आप लोग कह सकते हो माध्यमिक शिक्षा बोर्ड अजमेर के द्वारा करवाई जानी है। तो आप लोग जो पीछे के पेपर्स हैं उसका देख के आइडिया लगा सकते हैं कि
एक शाख है जिसके माध्यम से एक अच्छे लेवल का पेपर बनता है। और पात्रता परीक्षा में आप लोग 6 से 10 तक की किताबें अगर बढ़िया तरीके से पढ़ के जाते हैं तो वहां से आपको निश्चित रूप से आपके पात्रता के लायक आपको क्वेश्चन मिल जाएंगे आराम से। सैंधव सभ्यता या सैंधव ईंट चतुर्भुजाकार होती थी और ईंटों की चिनाई एवं जुड़ाई इग्लिंट ब्रांड पत्ती से की गई थी। रक्षा प्राचीर सड़कें एवं चबूतरे में कच्ची ईंटों का प्रयोग होता था। ये इंग्लिट ब्रांड पत्ती है ऐसी कोई। कालीबंगा में अलंकृत फर्श का देखने को मिलता है, ये याद रखना थोड़ा सा। अलंकृत फर्श कहाँ देखने को मिलता है? तो अलंकृत फर्श है वो हमें कालीबंगा से मिलता है, यानी ऐसे मांडने से बनाए गए हैं कालीबंगा के घर के अंदर जो फर्श था उसके अंदर। राजनीतिक व्यवस्था के बारे में विशेष जानकारी तो नहीं मिलती, लेकिन अलग अलग विचारक हैं या जिन लोगों ने इनकी खोज की है उन सब के अलग अलग विचार है, तो उनको पढ़ना थोड़ा सा जरूरी है। हड़प्पा संस्कृति के राजनीतिक स्वरूप की कोई निश्चित जानकारी नहीं मिलती, परंतु इसका व्यापार और इसका नियोजित नगर नियोजन देख के हमें ये आइडिया हो जाता है कि इसके ऊपर शासन है वो पुरोहित वर्ग का होना था, क्योंकि दुर्ग टीले और नगर टीले के जो साक्ष्य मिले हैं उसके आधार पर यह आइडिया लगाया जाता है कि यहाँ पे 2 वर्गों का शासन था। पुरोहित वर्ग है वो मुख्य रूप से शासन कार्य काम करता था। पिंगट महोदय है जो स्टुअर्ट पिंगट, उसने कहा था हड़प्पा और मोहनजोदड़ो किसी तीसरे या विस्तृत बड़े साम्राज्य की एक राजधानी है, जुड़वा राजधानी कहा था। और पिंगट ने हड़प्पा सभ्यता के शासन को अत्यंत केंद्रीकृत बताया था कि एक राजा है और उसके द्वारा केंद्रीकृत शासन प्रणाली के द्वारा यहाँ का शासन चलाया जाता है, और जो है कौन? वो पुरोहित वर्ग है। पिलर ने कहा था कि हड़प्पा सभ्यता में मध्यम वर्गीय जनतंत्रात्मक शासन व्यवस्था थी, यानी कि मध्यम वर्ग का शासन था और जनतंत्र का प्रयोग किया जाता था और धर्म को महत्व मानकर यहाँ शासन किया जाता था या धर्म को स्वीकार किया गया था। हंटर के अनुसार मोहनजोदड़ो का शासन राजतंत्रात्मक न होकर जनतंत्रात्मक था, ये भी वही बात करते हैं। फेके के अनुसार मोहनजोदड़ो का शासन एक प्रतिनिधि शासक के हाथ में था। और S.R. राव ने कहा था कि विश्व की प्रथम महान साम्राज्य की नींव हमें इस कहां से देखने को मिलती है? सिंधु घाटी सभ्यता से देखने को। सामाजिक जीवन के अंदर बात करें तो सबसे मोहरों पे अंकित जो चित्र हैं वो मातृ देवी के मिलते हैं। ये आइडिया लगाया जाता है कि ये समाज कैसा था? ये मातृ सत्तात्मक परिवार था या समाज था। नगर नियोजन को देखकर ऐसा लगता है कि समाज में अनेक वर्ग थे, हमने जानकारी ली थी। 4 वर्ग मुख्य रूप से योद्धा, पुरोहित, विद्वान या ऐसी जानकारी पढ़ी थी हमने। ये दे रखा है 4 वर्ग थे मुख्य रूप से, विद्वान थे, योद्धा थे, व्यापारी थे और श्रमिक लोग थे। पुरोहित, व्यापारी, अधिकारी, श्रमिक इत्यादि वर्गों में विभाजित था। ये इतना डिटेल से नहीं याद रखना। 4 था। कुम्हारों का मुख्य काम था वो था बर्तन बनाने या मृद भांडों का काम था, मृद भांड बनाना। भट्टियां, मृद भांड वह भट्टियों का काम था। अलग अलग भट्टियां भी मिली है, पता था नहीं 4 भट्टे मिले हैं, वो वहां से देखने को। हड़प्पा सभ्यता के लोग शांति प्रिय थे, युद्ध प्रिय नहीं थे, ये भी याद रखना है। तलवार, ढाल, कवच ऐसे शस्त्र देखने को नहीं मिले हैं वहां से किसी प्रकार के। शाकाहारी भी थे और मांसाहारी भी थे, क्योंकि कई जगह बकरे के पीछे एक व्यक्ति को तलवार लिए या हाथ में चाकू लिए हुए चित्र देखने को मिलते हैं। सूती वस्त्रों के बारे में जानकारी मिलती है, उन्हीं दोनों प्रकार के वस्त्रों के बारे में जानकारी मिलती है। आभूषणों का प्रयोग होता था, आभूषणों को कई जगह शवों के साथ भी दफनाए जाने के साक्ष्य मिले हैं। और वो महिलाएं और पुरुष दोनों ही व्यक्ति थे जो इनको धारण करते थे। मनोरंजन हेतु पासे का खेल खेला जाता था, शतरंज को कहते हैं। नाच गान का काम था और पशुओं की लड़ाई, जिस जो वर्तमान में कई जगह काफी चर्चा में रहती है, ये भी होता था। लोथल से खेलने का बोर्ड और मोहनजोदड़ो से चतुर को गोटियां मिली है, इस आधार पे आइडिया लगाया जाता है। यहाँ पे क्या खेला जाता था? शतरंज खेली। समाधान यानी कि मरने के बाद में ये किस प्रकार उसका संस्कार या समाधान करते थे। 3 प्रकार की जानकारी मिलती है। एक तो पूर्ण समाधिकरण, यानी कि व्यक्ति जो मर गया उसकी लाश उठाई और मिट्टी में दफना दी, उसको बोलते हैं पूर्ण समाधिकरण। आंशिक समाधिकरण का मतलब होता है कि पहले सबको पशुओं के खाने के लिए छोड़ दिया, उसके बाद में जो बाकी बच गया हड्डियां वगैरह, उसको क्या करना? उसको बाद में भूमि में दफना देना। और एक होता है दाह संस्कार, यानी कि अग्नि के हवाले कर देना। हड़प्पा से आंशिक समाधान की भी जानकारी मिलती है। मोहनजोदड़ो के कलश समाधान तथा कालीबंगा से प्रतीकात्मक
शवाधान की भी जानकारी मिलती है, अलग अलग प्रतीकों के माध्यम से शवाधान की जानकारी मिलती है। शवों को दफनाने मोहनजोदड़ो से जलाने की प्रथा विद्यमान थी, हालांकि मोहनजोदड़ो से किसी प्रकार के कब्रिस्तान के साक्ष्य हमें देखने को, और उत्तर दिशा में दफनाए जाते थे, जिसे सिर उत्तर की ओर करके दफनाया जाता था। सब पात्रों के चित्रण में मयूर का चिन्ह चित्रित किया जाता था, मोर का चित्रण देखने को मिलता है जब सब का जो पात्र होते थे। अब देखते हैं कि वहां का धार्मिक जीवन कैसा था। मुख्यतः लौकिक सभ्यता थी, यानी कि सेक्युलर सिविलाइजेशन थी। धार्मिक तत्व उपस्थित तो था किंतु प्रभावशाली नहीं था, यानी कि ये लोग धर्म को इतना बड़ा महत्व नहीं देते थे। इस प्रकार की जानकारी के उत्खनन से हमें देखने को नहीं मिलती, लेकिन मिले अवशेषों के आधार पर ऐसा लगाया जा सकता है, आइडिया लगाया जा सकता है कि हड़प्पा सभ्यता के लोग मातृ देवी की पूजा करते थे। पुरुष के देवता के रूप में हमने देखा था कि एक सिंह वाले देवता की भी चित्रण मिलता है, और ये पशुपतिनाथ की जो खंडित एक मोहर मिली है उसके आधार पर आइडिया लगाया जा सकता है कि ये कोई एक व्यक्ति है जो साधु की मुद्रा में बैठा है या ध्यान मगन मुद्रा में बैठा है, और उसको पशुपतिनाथ कहा है जॉन मार्शल ने। लिंग योनि के चित्र देखने को मिलते हैं, तो इस आधार पे आइडिया लगाया जाता है कि ये लिंग की पूजा करते थे। वृक्ष जाल सबकी पूजा करने की जानकारी मिलती है, लेकिन सबसे ज्यादा जो पूजा होती थी वो मातृ देवी की होती थी। ये मार्शल ने मातृ देवी को पृथ्वी देवी कहा, ये थोड़ा इंपॉर्टेंट। नेक्स्ट, एक मोहर पर 3 मुख वाला एक पुरुष है जो ध्यान की मुद्रा में बैठा है, सिर पर 3 सींग है उसके। एक मोहर पर 5 प्रकार के कुल 6 पशु हैं, प्रकार उनके 5 हैं और पशु कितने हैं? टोटल 6। एक गेंडा है, एक भैंसा है, और दाईं ओर एक हाथी है और एक व्याघ्र है। लास्ट के अंदर आपको एक मोहर के माध्यम से भी दिखाया जाएगा। 2 हिरण है। कितने हो गए? 2, 3, 4, 5, 6। लेकिन हिरण कितने हो गए? 2। तो इसका मतलब पशु तो है, उत्तर तो है 6, पशु कितने हैं? 5 पशु हैं। हिरण की संख्या 2 है। पशुपति शिव का रूप माना गया, और इसको आद्य शिव किसने कहा है ये याद रखना। एक मुद्रा मिली है जो खंडित है, और उस पे एक नट जो बाबा हैं वो ध्यान मगन मुद्रा में बैठे हैं। उसके आधार पे जॉन मार्शल ने कहा कि ये पशुपतिनाथ है। पशुपति या योगीश्वर जिसको बोलते हैं, या नटराज के रूप में शिव की पूजा, मातृशक्ति की पूजा, पीपल पूजा, बेल की पूजा, अनेक पशुओं के देवता से संबंध के आधार पर लिंग पूजा, जल की पवित्रता, मूर्ति पूजा, ये सारी जानकारी हिंदू समाज के धार्मिक समाज से देखने को मिलती। हड़प्पा सभ्यता के लोग पृथ्वी को उर्वरता की देवी मानकर इसकी पूजा करते थे, और मूर्ति पूजा का आरंभ सिंधु घाटी सभ्यता से देखने को मिलता है। ये देख लेना। कालीबंगा से अग्निकुंड के साक्ष्य मिलते हैं, संभवतः यहाँ पे यज्ञों का आयोजन किया जाता था, ऐसा आइडिया लगाया जाता है। ये थोड़ा अग्निकुंड के बारे में आपको पढ़ना है। स्वास्तिक एवं चक्कर सूर्य पूजा के प्रतीक हैं। स्वास्तिक चिन्ह संभवतः हड़प्पा सभ्यता की देन है। नाग पूजा, जल पूजा और योग प्रक्रिया का प्रचलन, ये थोड़ा याद रखना आप। स्वास्तिक वाला यहाँ से देखने को मिलता। कुछ मोहरें प्राप्त हुई है जिसके आधार पे पशु बलि के साक्ष्य देखने को मिलते। वो कैसे? एक मोहर प्राप्त हुई है जिसमें बकरे के पीछे एक व्यक्ति चाकू लेके खड़ा है। चाकू लेके खड़ा है तो उस आधार पे आइडिया लगा लिया कि यहाँ पे पशु बलि दी जाती थी। मालंग पूजा का आरंभ संभवतः प्रोटो ऑस्ट्रेलाइड जाति में हुआ था, ऐसा माना जाता। 4 जातियां हमने पढ़ी थी कल। पीपल सबसे पवित्र वृक्ष, बतख को सबसे पक्षी पवित्र, और मोर का भी महत्व था, क्योंकि मोर कहाँ पे लगाया जाता था? जो शव दफनाने के बाद में पात्र होते थे उसके ऊपर मोरों का अंकन किया जाता था। हड़प्पा सभ्यता के किसी स्थल से मंदिर के अवशेष नहीं मिलते, ये याद रखना। मंदिर के अवशेष नहीं निकले, लेकिन बनावली के एक भवन से मंदिर होने का अनुमान लगाया जा सकता है, पुख्ता रिपोर्ट नहीं है। आर्थिक जीवन कैसा था? काम क्या करते थे? मुख्य काम था कृषि, पशुपालन, ये 2 काम थे। लेकिन विदेशी व्यापार भी देखने को मिलता है। सोने, चांदी, टिन का आयात किया जाता है, ये हमने एक सारणी के माध्यम से पढ़ा था। पहले पढ़ते हैं कृषि कैसे की जाती। हड़प्पा सभ्यता व्यापार प्रधान थी, लेकिन आजीविका एवं अर्थव्यवस्था का मुख्य आधार था कृषि। कृषि और पशुपालन मुख्य रूप से 2 काम किए जाते थे। जौ के साक्ष्य, चावल के साक्ष्य, गेहूं के साक्ष्य, कपास के साक्ष्य, चना के साक्ष्य,
सरसों के साक्ष्य, ये सारे बाजरे के साक्ष्य ये देखने को मिलते हैं। तो इसका मतलब है कि वहां पे कृषि या खेती तो जरूर की जाती थी। व्यापार नावों के माध्यम से होता था, गोदीबाड़ा था। तो दो काम मुख्य रूप से आप वैसे भी याद कर सकते हैं। हल भी मिला है, फावड़ा हल नहीं मिला है, परंतु कालीबंगा से प्राक हड़प्पा स्तर के जुते हुए खेत के साक्ष्य मिले हैं। कालीबंगा के, कालीबंगा से दोहरी जुताई के खेत देखने को मिलते हैं। उस आधार पे आइडिया लगाया जाता है। तो एक हमने पढ़ा था कि एक हल की आकृति जैसा कोई सामान मिला है, उस आधार पे ये है कि वो हल ही है, ऐसा आइडिया लगाया गया। बलूचिस्तान, पंजाब और सिंध की जो प्राक हड़प्पा कालीन सभ्यता है, उनमें कृषि सभ्यताओं का एक विकसित रूप थी। सभ्यता अधिकांशतः भौगोलिक विस्तार है वो अर्ध शुष्क क्षेत्र में था, और सभ्यता की उर्वरता का मुख्य रूप से सिंधु घाटी, जहां प्रतिवर्ष बाढ़ आती थी। जो बाढ़ आती थी तो वो चले जाते थे, और उसके बाद में आके जो सिंचित क्षेत्र था उसके ऊपर खेती करते थे। जैसे हमें जो मोहनजोदड़ो है उसके 7 बार बसने और 7 बार उजड़ने की जानकारी मिलती। वो इसलिए क्योंकि जब बाढ़ आती थी तो ये अपना शहर छोड़ के चले जाते थे, तो उजड़ गया। फिर दोबारा बाढ़ कम हुई, बरसात कम हुई, तो वो वापिस आके बस जाते थे। प्रकार से क्रमिक सुधार होता रहता था। बलूचिस्तान में गवरबंद बांध और अफगानिस्तान से सोर्तगई से नहरों के साक्ष्य भी मिलते हैं। फसल काटने के लिए पत्थर के हंसियों का प्रयोग किया जाता था, ये हमने पढ़ लिया। अन्नागार यानी ग्रेनरी के साक्ष्य विकसित कृषि व्यवस्था की ओर इंगित करते हैं। अन्नागार कब होंगे? अन्न को स्टोर कब करके रखा जाएगा? जब भरपूर मात्रा में, प्रचुर मात्रा में अन्न का उत्पादन होगा। अन्न का उत्पादन होता था तभी तो अन्नागार बनाए गए थे, बड़े बड़े अन्नागार, वो विशेषता थी इनकी। तो ये आपको याद रखना है। बाढ़ का पानी उतरने के बाद में उपजाऊ मिट्टी में और जोब होते थे और बाद में फसल काट लेते। आगे फसलें क्या थी? अब तक 9 प्रकार की फसलों की जानकारी हमें मिलती है, जिसमें चावल आ गया। गेहूं की 3 किस्में, डिटेल से नहीं पूछा, जो कि 2 किस्में खजूर, तरबूज, मटर, राई, तिल, कपास, और एक किस्म राशि कांजूसी भी मिली है। ये याद रखना, ये याद रखना। चावल गेहूं को, चावल के साक्ष्य मिलते हैं लोथल से, रंगपुर से, हड़प्पा से और कालीबंगा से। कालीबंगा से दोहरे जुताई वाले खेत के साक्ष्य मिले हैं, तो इसलिए वहां पे चावल के साक्ष्य। बाजरा के साक्ष्य मिलते हैं लोथल से, हड़प्पा से, सुरकोटड़ा से, जहां पे अंतिम स्तर पे हमें घोड़े के साक्ष्य भी मिले हैं। और सुरत कोई जहां से नहर के माध्यम से सिंचाई होती थी, वहां पे हमें बाजरा के साक्ष्य मिले। गेहूं और जौ के साक्ष्य और कपास की खेती का ज्ञान मेहरगढ़ से प्राप्त होता है। हड़प्पा सभ्यता के मुख्य लोगों का काम था खाद्यान्न उत्पादन करना। गेहूं और जौ को यह बोला जाता था। प्रचार पश्चिमी एशिया से व्यापार किया जाता था इसके माध्यम से। और रागी और ईख का भी को नॉलेज नहीं था। लोथल से चावल, बाजरे, बनवाली से जौ, तिल, सरसों के ढेर, और हड़प्पा से गेहूं और जौ के दानों के साक्ष्य मिले। कपास उगाने का श्रेय सिंधु घाटी सभ्यता को जाता है, क्योंकि यूनानियों ने इसे सिंडोन, या जिसकी उत्पत्ति सिंध से हुई है, ऐसा नाम दिया है। गुजरात के नागवाड़ा नामक एक स्थान पर प्राक हड़प्पा कालीन एक सभ्यता है। वो वहां पे किसान रहते थे, तो वो कपास उत्पादन करते थे। कपास की शुरुआती जानकारी हमें सिंधु घाटी सभ्यता से देखने को मिलती है। पशुपालन में मुख्य रूप से क्या क्या पशु पाले जाते थे? तो बेल सबसे ज्यादा चित्रित देखने को मिलता है। तो बेल के साथ में गाय, बकरी और भेड़। बकरी के ऊपर हमने देखा था कि बकरी के पीछे व्यक्ति एक चाकू लेके खड़ा है, तो बकरी का, और साथ ही साथ सुअर का। ये 4 चीजें इंपॉर्टेंट है। गुजरात का नेस्ती नगर पशुपालकों का केंद्र था। गाय, ऊंट, ऊंट के साक्ष्य कालीबंगा से और हड़प्पा से, मोहनजोदड़ो से। घोड़े के साक्ष्य मिलते हैं। तो वैसे गाय की आकृति युक्त कोई मूर्ति नहीं मिली, गाय की नहीं मिली है, बेल की जरूर मिली। गाय की आकृति युक्त नहीं मिली है, लेकिन वृषभ बेल की एक आकृति मिली है। हड़प्पा संस्कृति में कुबड़ वाला वेश मुख्य रूप से विशेषता था। आप जब फोटो के माध्यम से देखेंगे ना, तो अंत में दिखाएंगे आपको। घोड़े के अस्थि पंजर केवल सुर कोटड़ा के अंतिम स्तर पे देखने को मिलते हैं, और निष्कर्ष निकाला जाता है कि संभवतः ये घोड़े से अनजान थे। शेर के अवशेष नहीं मिले मोहनजोदड़ो की ऊपरी स्थल से, तथा लोथल की अंतिम स्तर से घोड़े के टेराकोटा की एक मूर्ति मिली है। मूर्ति जरूर मिली है, साक्ष्य नहीं मिले। और बलूचिस्तान का एक राना घोड़ई स्थान है, वहां पे धरातल से घोड़े के दांत प्राप्त हुए। गुजरात के निवासी हाथी पालते थे। हाथी पालन का जो स्थान है वो ऐसा मानते हैं कि हाथियों का जानकारी नहीं थी, साक्ष्य मिले। शिल्प कला, जो टेराकोटा के माध्यम से विभिन्न प्रकार की आकृतियां बनाते थे। कांस्य युगीन थी, अलग अलग भट्टियों के अंदर कांसा गलाने का काम भी किया जाता था। कुंभकारों के भट्टे भी मिले हैं।
यहाँ के लोग तांबे के साथ साथ टिन को मिलाकर कांसा तैयार करते थे और तांबा और टिन का अनुपात 9:1 था। ठीक है। और कांसे के औजार बहुतायत में नहीं मिलते, कांस्य युगीन है लेकिन के जो औजार है वो ज्यादा नहीं मिलते। मृद भांडों का निर्माण कुम्हार के चाक पर किया जाता था, गोल घेरा होता है ना उसके ऊपर। मृद भांड लाल काले रंग के देखने को मिलते हैं। सभ्यता के लोग लोहे से परिचित नहीं थे, क्योंकि लोहे युगीन सभ्यता कौन सी है, वो वैदिक सभ्यता है। लोह युगीन सभ्यता जो वैदिक सभ्यता है, जो आपका नेक्स्ट टॉपिक है, वो लोह युगीन है, ये कांस्य युगीन है। मृद भांडों पर लेख नहीं है, किंतु हड़प्पा के बर्तनों पर लेख भी मिलते हैं और सबसे प्रमुख का जो काम था वो वस्त्र उद्योग था। दीप मोती उद्योग लोथल और बालाकोट में, मनके बनाने का कारखाना लोथल के अंदर, बनावली के अंदर जो हरियाणा के अंदर है बगासरा, और चहुंदड़ों में मनके बनाने का मुख्य कारखाना इसका यही था। मनके बनाने का सबसे मुख्य जो कारखाना था वो चहुंदड़ों से था। बालाकोट नागेश्वर जो गुजरात में, वहां भी ऐसा देखने को। कार्नेलियन मनकों का कारखाना चौंदड़ो और मोहनजो, मुख्य रूप से व्यापार नावों के माध्यम से अलग अलग गोदीवाड़ा मिलता है और वहां से व्यापार अलग अलग जगहों से किया जाता था। मेसापोटामिया की मोहर मिली है, बेलनाकार कालीबंगा। हड़प्पा सभ्यता का मुख्यतः व्यापार प्रधान थी और समृद्धि भी थी व्यापार के कारण, क्योंकि वस्तु विनिमय की जानकारी मिलती है। मुद्रा तो थी नहीं उस समय, वैसे मुद्राओं के बारे में मोहरें मिली हैं तो उस आधार पे आइडिया लगाया जाता है। धातु के सिक्कों का प्रयोग नहीं किया गया है। सुमेरियन सभ्यता के इनके देन लेन होते थे और मिस्र की सभ्यता से भी इनके देन लेन थे, यानी कि व्यापारिक संबंध था। सुमेरियन के जो लेखे हैं, जो लेख है वहां के, उनसे यह ज्ञात होता है कि जो सुमेरिया के व्यापारी थे वो मेलुहा के व्यापारियों के साथ वस्तु विनिमय यानी कि वस्तुओं का आदान प्रदान किया जाते थे। और मेलुहा का समीकरण किया जाता है सिंध प्रदेश से, मेलुहा बोला जाता है। सिंध घाटी के सद्य जो प्रदेश पनपा था उसको नाम दिया गया है मेलुहा, सुमेरियन लेखों के अंदर। एक मुहर मिली है और वो सुमेरियन ढंग की है, जिसके ऊपर नाव का चित्रण देखने को मिला। लोथल से फारस की मुद्रा मिली है, एक मुद्रा मिली है फारस की। कालीबंगा से बेलनाकार मुहर मिली है जो मेसापोटामिया की। जो विदेशी व्यापार को दर्शाती है। बहरीन द्वीप है, एक दिल्लुमन भी बोलते हैं उसको, वो बिचौलियों का काम करते थे। इधर से घाटी सभ्यता के लोग, उधर से मेसापोटामिया के लोग आते थे। सुमेरियन लेखों में उगते हुए सूर्य को साफ सुथरा नगर, हाथियों का देश कहा गया है। ये थोड़ा बहुत इतना, ये सिंधकालीन बंदरगाह थे, ये इंपॉर्टेंट है आपका। लोथल बंदरगाह था, सुरकोटड़ा अरब सागर के अंदर पड़ता है, अल्लादीनो जो पाकिस्तान के अंदर है, बालाकोट, और ये सारे सिंधु घाटी सब तो सिंधु नदी थी के ऊपर क्या थे, बंदरगाह थे अरब सागर के अंदर। ये आयात की जाने वाली वस्तुएं एक तरफ दे रखी है, और ये जो स्थल है वो टिन का जो आयात और चांदी का आयात किया जाता था ईरान और अफगानिस्तान। तांबा आता था राजस्थान के खेतड़ी से और पाकिस्तान के बलूच। सोने का आयात किया जाता था ईरान से, अफगानिस्तान से और दक्षिण भारत, यानी वर्तमान में कर्नाटक के अंदर जो सोने खान है फेमस, वहां से। फिरोजा एक पत्थर का नाम है, वो ईरान से मंगाया जाता था। हरा अमेजन ये भी एक नीलगिरी की पहाड़ियों से आता था। ईरान, अफगानिस्तान, राजस्थान, दक्षिण भारत से। ये आप पढ़ लेना, ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट, तो आपको ये याद रखना बारे में। चांदी के बारे में सोना और हरा अमेजन के बाद में सेल खड़ी, ये बिंदु। शंख और कोड़ियां ये मिली है तो आधार पे आईडी। मेसापोटामिया दोनों की सभ्यता में मातृशक्ति की उपासना होती थी। बैल की जानकारी मिलती है, गाय की जानकारी नहीं मिलती। बतख का पवित्र पशु है। पाषाण स्तंभ पवित्र माने जाते थे। मेसापोटामिया या सुमेरिया के अभिलेखों में मेलुहा किसके लिए यूज किया जाता था, जो सिंध प्रदेश था उसके लिए यूज किया जाता था, और ये इनके मध्य बिचौलियों का काम करते थे। तिलमुख बहरीन, माकन, इसका समीकरण ओमान से किया जाता है। मेलुहा के नाविकों को देश और काले विदेशी लोगों की कहा जाता है।
मेसोपोटामिया में प्रवेश के लिए प्रमुख बंदरगाह उर था। उर नाम का एक बंदरगाह, इंपॉर्टेंट नहीं। ये है सुत कांगडोर को हड़प्पा व्यापार का चौराहा कहा जाता है। मापतोल ये याद रखना है 16 के अनुपात में था। 16, 64, 60, यानी कि इनके अंदर 16 का भाग जाए तो 16 के द्वारा विभाजित किया जा सके, ये उनका अनुपात था। और ये याद रखना है कि दशमलव प्रणाली बनी हुई थी। सीप का बना हुआ और लोथल से हाथीदांत का बना हुआ एक पैमाना मिला, स्केल मिला। लिपि के बारे में बात करते हैं, जिसको बुस्टोफेदन या सर्पिलाकार लिपि बोलते हैं, जो अब तक पढ़ी नहीं गई है। लिपि को अभी तक पढ़ने में सफलता नहीं मिली है, जिसको भाव चित्रात्मक का मतलब अलग अलग चित्रों के माध्यम से भाव प्रकट किए गए। पिक्टोग्राफी कहा जाता है जिसको, जो दाएं से बाएं की तरफ लिखी जाती थी। ये याद रखना है आपको। इसको कहते क्या है, तो इसको कहते हैं बुस्टोफेदन। 52 मुख्य रूप से चित्र हैं और इनमें सबसे ज्यादा मछली का चित्रण देखने को मिलता है। वृद्ध भांडों पर भी इसके चित्र देखने को मिलते हैं। सबसे प्राचीन नमूना 1853 में मिला था, वो कनिंगम को मिला था। उसके बाद में नमूने सेल खड़ी की मोहरों पर भी मिलते हैं। और हड़प्पा लिपि देशी तथा पश्चिमी एशिया की लिपि से संभवतः संबंध नहीं है, इस कारण से इसको पढ़ा नहीं गया। फादर हैरास ने इस लिपि को तमिल भाषा के अंदर तमिल भाषा के रूप माना है कि ये इसकी लिपि है, वो तमिल भाषा के साथ में मिलती है। हिंदी लिपि को पढ़ने का प्रयास के एन वर्मा, प्रोफेसर SR राव और आई महादेवन ने किया है, और ये याद रखना। और सर्वप्रथम प्रयास किया था वो ये किया था LA वेडन मौर्य ने। ये मोस्ट इम्पोर्टेंट 1925 में, ये याद रखो तो भी ठीक, लेकिन वेडन को आपको याद रखना है क्योंकि इन्होंने प्रथम प्रयास किया था इस सर्पिलाकार लिपि को पढ़ने का। लिपि का उत्पादन आई महादेवन ने किया, जिसमें कंप्यूटर से पढ़ने का प्रयास किया था। हड़प्पा सभ्यता में सबसे लंबा अभिलेख 26 पड़ा, इतना ही। भाषा, ब्राह्वी जनजाति या ब्राह्वी भाषा बोली जाती थी, जो मुख्य रूप से द्रविड़ भाषा थी, ऐसा माना जाता है। मोहरे के बारे में, ये थोड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक है मोहरों के बारे में। सबसे अधिक मोहरे मोहनजोदड़ो से लगभग 500 मिली है, और हड़प्पा से सबसे ज्यादा चित्रित मोहरें मिली हैं, जिसको सेल खड़ी नामक पत्थर की बनी होती थी। एक भूरे भूरे रंग का पत्थर होता था, पत्थर की टाइप, के ऊपर इन मोहरों को अंकन किया जाता था। लोथल एक जगह है गुजरात के अंदर, देसलपुर एक जगह है, वहां से तांबे की बनी मोहर मिली है। और लोथल से सबसे छोटी यानी कि बटन के आकार की मोहर मिली है, याद रखना। वर्गाकार मिली है, आयताकार मिली है, गोलाकार मिली है, ये तो ठीक है, लेकिन बेलनाकार आपको याद रखना है, ये कालीबंगा से मिली है, जो मेसोपोटामिया की सभ्यता से व्यापार का संकेत। एक फारस की मोहर मिली है जो लोथल से मिली। सबसे अधिक मोहरें मिली हैं वो चौकोर 4 खानों वाली मिली है। अधिकांश मोहरों पर लघु लेख के साथ साथ जानवरों की आकृतियां मुख्य रूप से आकृति। मोहरों पर देवी देवताओं के चित्र भी अंकित है, जैसे हमने पढ़ा था ना, आद्य शिव का चित्र देखने को मिलता, बाघ का चित्र देखने को मिलता है, और वेदों में व्याघ्र का उल्लेख नहीं मिलता। हड़प्पा सभ्यता की मोहरों पर सर्वाधिक अंकन पीपल का और बिना कुबड़ वाले बेल यानी कि एक सींग वाले बेल का देखने को मिलता है। लोथल और कालीबंगा की जो मुद्रा है वो राज मुद्रांक मिला, छापे खाने की जानकारी मिलती। एक मोर के चित्र की तुलना में सुमेरियन पौराणिक जो पात्र है गिल गमेश, यानी कि जो वहां के पुराण चलते हैं, जैसे भारत के महाभारत और कृष्ण के पात्र है ना, इसमें कृष्ण अर्जुन, तो वहां का एक पुराण है जिसका नाम है, पौराणिक पात्र है उसका नाम है गिल गमेश। उसकी जानकारी एक मोहर के माध्यम से आइडिया लगाया जाता है, इतना डिटेल से नहीं है इतना। अब एक है टेराकोटा की मूर्तियां जो मिली है, मरण मूर्ति, ये इंपॉर्टेंट है। मरण मूर्तियों में 73% सबसे ज्यादा पशु पक्षियों का चित्रण देखने को, ये याद रखना। बाकी 25% है वो मानव मरण मूर्ति। सबसे अधिक देखने को मिलता है पशुओं के अंदर वो कुबड़दार वृषभ या बेल, और पक्षियों में सर्वाधिक गोरिया या चिड़िया की मरण मूर्तियां मिली है। देखो मोरों के ऊपर जो आप लोग चित्र देखते हो ना, चित्रों के अंदर बात करें तो वहां तो आपको देखने को मिलेगा मोरों के ऊपर चित्र है, वो तो मिले मछली के। ये बात हो रही है मृण मूर्तियों की।
मूर्तियों के ऊपर सबसे ज्यादा चित्रण देखने को मिलता है तो वो पशु पक्षियों के अंदर बेल का और पक्षियों के अंदर गोरिया का, ये मरण मूर्तियों की है, वो उधर अलग है। हड़प्पा सभ्यता में निम्न चीजों के बारे में कोई अवशेष नहीं मिला है। नहरों द्वारा सिंचाई का अवशेष नहीं मिला, अपवाद है सोर्तगई जम्मू कश्मीर के अंदर पाया जाता, अफगानिस्तान के अंदर। नदी उपासना यानी कि नदी की पूजा की जानकारी नहीं मिलती, मंदिर की जानकारी नहीं मिलती। हालांकि जो राखी गढ़ी है वहां से, या बनावली है एक जगह हरियाणा के अंदर, वहां से हमें देखने को जानकारी मिलती है कि वहां पे एक मंदिर था। शेर की जानकारी नहीं मिलती, पन्ना एक धातु का नाम है, उसकी जानकारी देखने को नहीं मिलती, और लोहे की तो जिल जानकारी देखने, तलवारों का इनको जानकारी नहीं थी, शौक नहीं था, शांति प्रिय लोग थे। परवर्ती या उत्तर हड़प्पाकालीन संस्कृति बाद का चरम काल जब समाप्त हो गया था, उनके पतन की तरफ थी वो, तब इसके क्या क्या अवशेष मिले। एक तो जगह है रंगपुर और एक है प्रभास पतन, यहाँ से अंतिम स्तर की जानकारी के अवशेष मिलते हैं। और उत्तर हड़प्पा के लगभग 980 स्थल हैं, जो सर्वाधिक स्थल है, ये भारत की बात हो रही है। यह संस्कृति विभिन्न क्षेत्रों में अलग अलग रूपों में झुककर जाकर को बोलते हैं ग्रामीण संस्कृति। झुककर जाकर का मतलब होता है ग्रामीण संस्कृति। के रूप से नगरीय सभ्यता थी, लेकिन झुककर जाकर संस्कृति है वो ग्रामीण सभ्यता थी। हड़प्पा हो गई, भावलपुर हो गया, वहां से कब्रिस्तान की जानकारी मिलती है, तो कब्रिस्तान एच या कब्रिस्तान 37 ये भी नाम दिया गया है। गांधार की एक कब्र है, उसके बारे में जानकारी मिलती है। गांधार कब्र संस्कृति के एक स्थल, कट्टेलाई नाम है उसका, वहां से 2 ऐसी कब्र मिली है जहां मालिक के साथ साथ घोड़ों को दफनाया गया है। भगवानपुरा हरियाणा और धंधेरी पंजाब, यहाँ से पांडुवर्णी मृद बांड वाली संस्कृति के अवशेष मिले हैं। गुजरात से रंगपुर, रोजदी, प्रभास पट्टन, डाबरकोट, पादरी और कनेरवाल से लाल चमकदार मृदबांड, लाल काले मृदबांड इसकी विशेषता है, लेकिन एक जगह है जहाँ से लाल चमकदार मृदबांड देखने को मिलती। ग्रामीण सभ्यताएं परवर्ती हड़प्पा यानी कि जो बाद के अंदर सभ्यताएं पनपी, जो उत्तर हड़प्पाकालीन है, वो कैसी हैं? वो ताम्र पाषाणिक और साथ साथ ग्रामीण सभ्यताएं हैं। परवर्ती सभ्यता के लोग काला धूसर ओपदार, जिनको लोहे के अंदर या अग्नि के अंदर क्या करता था, तपा के उसको काम में लिया जाता था, वो मृदबांड काम में लेते थे। भगवानपुरा जो हरियाणा के अंदर पड़ता है, उत्तर हड़प्पा के लोग पकाई हुई ईंटों का प्रयोग करते थे और हड़पोत्तर स्थल पर यह नहीं पाया जाता था। पतन कैसे हुआ? अलग अलग विद्वानों ने अलग अलग माना, कईयों ने मलेरिया माना, कईयों ने बाढ़ माना, कईयों ने के बीच में ये मान लो जनसंहार हो गया, आपस में लड़ाई हो गई। वेलर ने सिंधु सभ्यता के पतन के लिए इंद्र को जिम्मेदार माना है, क्योंकि ज्यादा बरसात आई, बाढ़ आई, और बाढ़ आने के बाद में ये चले गए, यहाँ से ये खत्म हो गया। एक है राम प्रसाद चंद्रा, आर्य आक्रमण, यानी कि ये द्रविड़ लोग थे और इनके खिलाफ है आर्य, क्योंकि आर्य वर्सेस द्रविड़ ये भारत में अब तक चला आ रहा है, अब बहुत कम हो गया है। देखो दक्षिण भारत और उत्तर भारत में अपने आप को आर्य मानते हैं और दक्षिण भारत वाले अपने आप को द्रविड़ मानते हैं। इनके बीच में विवाद हुआ या लड़ाई हुई, जिसके कारण ये रामा प्रसाद चंद्रा, इन्होंने कहा कि आर्यों ने आक्रमण कर दिया, जिस आधार पे ये खत्म हो गए। और सर्वप्रथम जॉर्ज डेलस नाम का एक व्यक्ति था, उन्होंने आर्य आक्रमण के सिद्धांत का खंडन किया था कि ऐसा कुछ नहीं। श्री रत्नाकर ने मेसोपोटामिया के साथ लाजवर्द व्यापार के पतन को हड़प्पा सभ्यता का पतन का कारण माना है। अब ये इंपॉर्टेंट है, वो इतना इंपॉर्टेंट नहीं था, ये सबसे इंपॉर्टेंट है कि किस प्रकार इसका पतन और किस विद्वान ने क्या माना। गार्डन चाइल्ड, मार्टिन वेलर, रामप्रसाद चंदा और पिगट ने माना आर्यों का आक्रमण। आर.एस. राव, जॉन मार्शल और मेके ने माना इसको बाढ़। और एच.टी. लैम्ब्रिक और माधव स्वरूप वत्स और डेल्स ने माना सिंधु घाटी का मार्ग बदल गया था, यानी कि उसने अपना मार्ग बदल लिया था, कि ये लोग यहाँ से खत्म हो गए। टाइन और घोष ने माना, जो अमलानंद घोष है और एक व्यक्ति है गुरदीप, ने शुष्कता या जलवायु परिवर्तन माना। M.R. साहनी यानी कि दयाराम साहनी, जिन्होंने 1921 में पहला सभ्यता स्थल खोजा था, और रॉबर्ट राइक्स और जॉर्ज एफ डेल्स, इन्होंने माना था भूतात्विक परिवर्तन, यानी भूकंप आ गया था। कनेडी ने माना था प्राकृतिक आपदा, मलेरिया, ये पूछा गया क्वेश्चन है। जॉन मार्शल ने वाला था प्रशासनिक स्थिरता, यानी कि यहाँ के लोगों का प्रशासन गड़बड़ा गया था, इस कारण से। पेयर्स, रफीक मुगल और बी.के. थापर ने पारिस्थितिकी असंतुलन, और धर्मपाल अग्रवाल, रफीक मुगल, गग्गर और अकरा नदी के अंदर सूखा आ गया था, इस कारण से।
इंपॉर्टेंट है, एक तो आर्यमालों का, एक बाढ़ वाला, एक सिंधु घाटी सभ्यता का नद परिवर्तन का जल परिवर्तन, एक ये 4 चीजें। 5 तरखान वाला डेरा है राजस्थान के अंदर, हड़प्पा सभ्यता का केंद्र था ये। इसके बारे में अलग अलग थोड़ी सी और क्या जानकारी हमें इनके बारे में, विशेष बारे में पढ़। हड़प्पा सभ्यता का केंद्र था ये, हड़प्पा सभ्यता का पोट्री केंद्र था, अलग अलग बर्तन बनाए जाते थे, जैसे वर्तमान में जयपुर पोट्री केंद्र फेमस। ये तरखान वाला डेरा राजस्थान के अंदर है, ये फेमस। गुजरात के अंदर जगह पड़ती है कानमोर, ये हड़प्पाकालीन सभ्यता था जो नवीनतम उत्खनन स्थल है, जो सबसे ज्यादा बाद में खोजा गया स्थल है। गुजरात में कच्छ से कानमेर से भारत जापान की एक संयुक्त टीम के द्वारा 2006 में उत्खनन कार्य करवाया गया। बड़ी संख्या में मनके और सेलखिड़ी से मनके या मनके बनाने के कारखाने के बारे में जानकारी मिलती है। गुजरात की भुज तहसील है कच्छ जिले के अंदर, वहां से शिकारपुर जगह है। कुलदीप भान और पी अजीत प्रसाद ने यहाँ से कार्य करवाया था। कच्छ स्थित जूनी कुरन से स्टेडियम के साक्ष्य मिलते, 2 स्टेडियम, वैसे लोथल से भी स्टेडियम। नागेश्वर, नागवाड़ा, कुंतासी, राजकोट उत्तरी सौराष्ट्र के अंदर है। गुजरात के अंदर ये कुंतासी का उत्खनन ये इतना धोलावीरा से भैंस की हड्डी। ये है कि हड़प्पा के साथ साथ मानव अस्थि पंजर के साथ बस बकरे का अस्थि पंजर, और ये नगरबंद और किलेबंद के साक्ष्य मिलते हैं। तो ये लोथल से सोना धातु के अवशेष नहीं मिलते। एक ये बाघ से लड़ते व्यक्ति का चित्र, एक ये देखो, ये मोहनजोदड़ो से जो मुद्रा मिली है का चित्रण है। ये वहां की मातृ देवी है, दोनों मातृ देवी हैं। और ये जो कांसे की नर्तकी की मूर्ति मिली, ये वो आद्य शिव, या पशुपतिनाथ। हुआ है इसके पीछे, पीछे वाली साइड पर एक पशु का चित्रण देखने को मिलता है, बेल का चित्र देखने को मिलता है। ये वाला चित्र इसके पीछे का चित्र है, मछली के चित्र देखने। ये वो एक सींग वाला बैल, ये कांसे की, ये वो हमने पढ़ लिया। ये बैल, ये टेराकोटा बैल, ये वो खंडित। ये लो भी आपकी सिंधु घाटी सभ्यता कंप्लीट। सिंधु घाटी सभ्यता से इतने मैटर के अलावा और कहीं से कुछ देखने को नहीं मिलेगा। तो आस रखना इस चीज का, इस मैटर के अलावा आपको और ज्यादा पढ़ने की जरूरत नहीं है। इस मैटर के अंदर जो जो चीजें डाली गई है वो आपके लेवल से काफी ऊपर तक की लेवल की जो जानकारी है वो यहाँ दे दी गई है। आपका जो पात्रता परीक्षा एग्जाम होने वाला है, उस पात्रता परीक्षा में आपके लेवल के अकॉर्डिंग ये माना जा रहा है कि आप कक्षा 6 से लेके 10 की अगर पुस्तकें पढ़ते हैं तो आप पात्रता परीक्षा आसानी से पास हो जाएंगे और वहां से मैटर आसानी से देखने को मिल जाएगा। ज़्यादा कहीं दूर भागने की बिल्कुल ही कतई जरूरत नहीं है। चैनल के साथ में जुड़े रहिए, चैनल के माध्यम से आपको लगातार क्लासें मिलती रहेंगी। मिलते हैं अपनी नेक्स्ट क्लास में। गुड नाइट, शब्बा खैर।